नमस्कार साथियों। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी घुसपैठी पर बातचीत चल रही थी। यह उस कहानी से संबंधित मेरा दूसरा व्याख्यान है। इसमें मैं केंद्रीय घटना और कहानी की विषय वस्तु पर बात करूंगी। साथियों, कहानी की शुरुआत उसी खबर से होती है कि मेडिकल कॉलेज के छात्र सुभाष सोनकर ने आत्महत्या कर ली। कहानी में पता चलता है कि पहले फाइनल वर्ष की छात्रा सुजाता ने भी आत्महत्या कर ली। इन आत्महत्याओं से शहर की आबो हवा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेअसर हो जाती है ये दोनों आत्महत्याएं। ठीक है, यानी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो युवा साथियों ने, दो प्रतिभाशाली युवा बच्चों ने आत्महत्या कर ली और पूरे शहर को इसकी भनक नहीं होती, किसी को कुछ असर नहीं होता। यही मर्म है। इसी विषय वस्तु को उठाकर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस कहानी में हमारा प्रवेश कराते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि कहानी में एक ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में कम लिखा जाता रहा है, बहुत कम ही जानकारी लोगों को रही है। इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि संविधान ने तो हमें समानता का अधिकार दे दिया, ठीक है, कि सब समान हैं, सभी जातियां, सभी समुदाय समान हैं, शिक्षा का, अभिव्यक्ति का, सबको समान अधिकार हो। आरक्षण के माध्यम से समाज का जो हमारा कमज़ोर तबका था, जो हमारे दलित साथी थे, उनको उनका जीवन स्तर उठाने के लिए उच्च शिक्षा में उनका प्रवेश हो, रोजी रोजगार में उनका प्रवेश हो, यह सब देने के लिए संविधान में तो बात कही गई है। ठीक है, उनको हमारे सवर्ण साथियों की बराबरी पर लाने का अधिकार दिया जा गया है। लेकिन समाज में लगातार आरक्षण का विरोध होता रहा कि उन्हें क्यों यह अवसर दिया जाना चाहिए, किस विशेष क्वालिफिकेशन पर यह अवसर दिया जाना चाहिए। ये बहस जो है आज भी जारी है, आज भी ये बहस कम नहीं होती है। आज भी समाज के आधार पर अपने आप को ऊंचा समझने वाले जो संभ्रांत लोग हैं, जिनके अंदर ऐसे तबकों के लिए बड़ी हिकारत की दृष्टि है, उनके प्रति बल्कि मन में हिंसा तक का भाव है, जिसके कारण हमारे दलित साथियों में और जो संभ्रांत साथी हैं, वे एक दूसरे से आज भी उनका मनमुटाव, मनभेद और गैर बराबरी, भेदभाव बनी हुई है। जो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने अधिकार के दम पर समाज में निचले तबके से समझी जाने वाली जो जातियां हैं, जो हाशिए के साथी हैं, वे लोग जब मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों तक पहुंच जाते हैं उच्चतम शिक्षा के लिए, समाज में गहरी जो बहुत भीतर तक घुसी हुई है जातीयता का अपमान उन्हें बार बार सहना पड़ता है। बहुत गहरे दंश से उन्हें गुजरना पड़ता है, बड़ी गहरी पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ता है। बार बार अपमानित और जिसे कहते हैं आपत्तिजनक शब्दों से उन्हें पुकारा जाता है। जो शीर्षक का नाम भी है, जो कहानी का शीर्षक ही है, घुसपैठी है। यानी हर पग पर, कदम कदम पर अपने पहचान को लेकर उनको बार बार सवाल दिए जाते हैं, उनके भीतर शंका पैदा की जाती है, उनको अपने ही आत्मविश्वास से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ अपने समाज से बाहर आकर तो वो जैसे तैसे अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में रहते हैं, है ना, पर यह पीड़ा उनके संताप का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। कौन सी पीड़ा? जातीयता की पीड़ा, कि वे किस वर्ग, किस समुदाय से आते हैं। अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने अपनों के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए, अपने उस संघर्ष को सफल बनाने के लिए, अपने परिवार की माली हालत, अपने परिवार को वो दर्जा देने के लिए, है ना, वो अधिकार देने के लिए लगातार ये साथी जूझते हैं, लड़ते हैं। अपने समाज, अपने कुनबे, अपने परिवार, अपने अपनों को सम्मान दिलाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली साथी इन बड़े बड़े कॉलेजों में पहुंचते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, तो वे वहां पाते हैं कि
उन सपनों को पूरा करने में बड़ी सारी बाहरी बाधाएं भी हैं, कुछ तो भीतरी हैं, है ना। इन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं, इन्हें शंका की दृष्टि से देखते हैं, इनसे भेदभाव रखा जाता है, कमतर कर आका जाता है, यह सब तो है। कुछ बाहरी बाधाएं भी हैं। शिक्षा के हर स्तर पर पद प्रतिष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्ति ये भेदभाव कर रहा है। तभी तो ये अपमानजनक टिप्पणी डीन के मुंह से सुनने को मिलती है कि ये दलित साथी जो हैं, दलित प्रतिभाशाली छात्र जो हैं, घुसपैठिए हैं। अब यहीं पर आकर कई भावुक विद्यार्थी गहरे अपमान बोध के शिकार हो जाते हैं, और जब वे ये सब कुछ सहन नहीं कर पाते तो आत्महनन के लिए बेचैन हो जाते हैं, और उनके पास अपना जीवन समाप्त कर देने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। साथियों, आत्महत्या की घटना के जरिए से दलित समाज की जो व्यथा गाथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उसका तो यहाँ बयान करते ही हैं, लेकिन उपदेश नहीं दे रहे। ध्यान रखिएगा, जब विषय वस्तु पर हम बात कर रहे हैं तो बिना उपदेशात्मक हुए और बिना नफरत की भाषा फैलाए हुए वे कहानी की केंद्रीय घटना आपके सामने धीरे से सरका देते हैं। क्या कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा मेडिकल के हॉस्टल में एक आत्महत्या की घटना घट जाती है। अब कहानी के अंत में यही घटना कथानायक के हृदय परिवर्तन का भी कारण बनती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसे और भी इशारा करते हैं कि यही घटना मुख्य मुद्दा रही है पूरी कहानी में, और इस घटना पर समाज बेअसर जो रहा है, इस घटना को लेकर पूरे शहर में कोई बतकही नहीं होती, कोई टीका टिप्पणी नहीं होती, तो यह भी एक चिंताजनक बात है। घुसपैठी कहानी में ऐसे दो प्रसंग आते हैं जिनके माध्यम से दलित समाज के अंतर्विरोध वहाँ भी है। लेखक उनके दमन, उनकी पीड़ा के गहरे कारणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक जगह कहते हैं, इसी कहानी में है, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोगों को सिर्फ बड़े बड़े प्रमोशन चाहिए, वे भी आरक्षण के भरोसे। बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी कोटे से ही चाहिए, लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है तो तुम लोगों को जरूरी काम निकल आते हैं, या फिर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। तब रमेश चौधरी ही बनेगा ना बलि का बकरा, गालियां भी वही खाएगा। आप देख रहे हैं कि जो साथी इस सुविधा का सुख लेकर, इस अवसर का सुख लेकर ऊंची पद प्रतिष्ठा पर चले जाते हैं, अपनी काबिलियत बना लेते हैं, समाज में एक अपनी हैसियत बना लेते हैं, वे भी धीरे धीरे इस स्ट्रगल के लिए या कुछ कहने, करने और लड़ने की जब नौबत आती है तो किनारे हो लेते हैं। कहानी में सामाजिक कार्यकर्ता जो रमेश चौधरी का परिचय देते हुए कथावाचक राकेश एक तरफ इस ओर संकेत करता है कि उसके समाज की पीड़ा, उसके दमन का असली कारण यह है कि नहीं कि उसे अपनी पहचान के कारण बार बार अपमान से गुजरना पड़ता है, बल्कि यह भी है कि उसका एक बड़ा कारण उसके ही समाज के, उसके ही समुदाय के जो लोग बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पर पहुंच गए हैं, वे भी अपना सम्मान बचाने के लिए, अपनी पहचान से बचने के लिए, अपनी पहचान, अपनी जाति सूचक पहचान को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं, और अपने दलित पहचान को छिपाकर उसकी जगह झूठी संभ्रांतता को जी रहे होते हैं, ओढ़ पहन रहे होते हैं। संभ्रांत दिखने और कहने और सुनाने में गर्व महसूस करते हैं, यानी अपने ही लोगों के लिए वो फाइट छोड़ देते हैं, स्ट्रगल छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको एक हैसियत, एक काबिलियत, एक रुतबा, समाज में एक प्रतिष्ठा मिल चुकी है। कहानी में प्रसंग आता है कि जब राकेश घर में अपनी पत्नी इंदू से बताता है कि उसके घर में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौधरी आने वाला है, तो उसका यह कहना अपने आप में दलित समाज से एक बड़े अंतर्विरोध की ओर इशारा कर रहा है। बचपन से उनके अंदर छोटे होने का एहसास इस कदर भर दिया जाता है कि जब वे बड़े हो जाते हैं, बड़े कहलाए जाने लगते हैं, तो उनको समाज में
उसी इज्जत को पाने और उसी इज्जत को ओढ़े पहने और उसी में रहने की आदत बन जाती है, और फिर वे अपनी सच्ची पहचान को छिपाने का अपने परिवार पर भी दबाव बनाते हैं, और वो खुद भी उस दबाव को जीते हैं, उस दबाव को सहते हैं। यही नहीं होना चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दोनों ओर संकेत करते चल रहे हैं। एक तरफ तो वो समाज है, संभ्रांत समाज है, जो ये अनदेखा कर रहा है लगातार, जो निरादरित कर रहा है, उन्हें अपमानित कर रहा है, अपमान सूचक घुसपैठिए संबोधन से उन्हें संबोधित कर रहा है। लेकिन एक तरफ उसी समुदाय में जो काबिल और प्रतिष्ठित लोग हैं, ऊंचे ओहदे पा चुके हैं, वे भी दरअसल किनारा करते हैं, वे भी दरअसल हटते हैं और बचते हैं। चिंता है। तुम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाओ, मेल जोल इन लोगों से ही रखोगे जिन्हें यह तमीज भी नहीं है कि सोफे पर कैसे बैठा जाता है। तुम्हें इनसे यारी दोस्ती करनी है तो करो, घर से बाहर ही रखो। आस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसे भी क्यों खत्म करने पर तुले हो? गले में ढोल बांधकर मत घूमो। यह जो सरनेम लगा रखा है, यही क्या कम है? कितनी बार कहा है कि इसे बदलकर कुछ अच्छा सा सरनेम लगा लो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें यह सब कुछ कितना सहना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी कि रैदास तो जूते बनाता था। तुम लोग भी क्या जूते बनाते थे? क्या जूते बनाते हो? पिंकी रोते हुए घर आई थी। मेरा तो जी करता है कि बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं। ये इंदु का वक्तव्य है। इंदु उसी समाज से आती है, इंदु का पति उसी समाज और समुदाय से आता है, लेकिन चूंकि अब उनकी समाज में एक हैसियत है, एक रुतबा है, एक संभ्रांत आस पड़ोस है, एक दिखावे की जिंदगी है, उनका वही संभ्रांतता पहनना ओढ़ना बिछाना है, तो अब वे भी कटकर उनसे बचकर चलते हैं, अपने ही समुदाय के लोगों से, उन कमजोर लोगों से जो अभी स्ट्रगल में हैं, जो अभी फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो दलित समाज, दलित समुदाय का उत्थान हो तो कैसे हो? ये अत्याचार थमे तो कैसे थमे? क्योंकि वो दो तरफा मार सह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? एक तरफ वो संगठित होकर आवाज बुलंद करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी आवाज दबा दी जाती है। उनके अपने ही लोग उस पहचान से कतराते हैं, उनका साथ देने से कतराने लगते हैं, और अपनी ही पत्नी यह विरोध करती है कि भाई मैं तुम्हारे कारणों से आस पड़ोस में पहचानी ना जाऊं, मेरे बच्चे पहचाने ना जाएं। उन्होंने बहुत सह लिया, मतलब सदियों से जो कुछ भी हम सहते आ रहे हैं, बाप दादा ने जो कुछ सहा, मैं अब अपनी संततियों को वह सब सहने नहीं दूंगी। यही नहीं, जब दलित समाज के विद्यार्थियों के ऊपर अत्याचार हो रहे होते हैं, जब वो एक सूत्रित होते हैं और उसके विरुद्ध संगठित होकर आवाज़ को बुलंद करने के लिए दलित समाज के अधिकारियों से मिलने जाते हैं, तो उस तरफ भी उदासीनता ही है, उस तरफ भी निराशा ही है, अनदेखापन है, उपेक्षा ही है। उनको यह डर लगता था कि अगर इस तरह से आवाज़ मुखर की जाए तो कल हो न हो कि उनके बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला ही ना मिले, उनके बच्चों पर भी ये मुश्किल आ जाए। आज विरोध में हम शामिल हुए तो मेरा घर परिवार भी इसकी जद में आ जाएगा। तो बिला वजह उसकी वजह से समाज में, आस पड़ोस में और अपने ही घर परिवार में तरह तरह की मुश्किलें आएंगी। अब बड़ी मुश्किलों से समाज के उच्च वर्ग में उन्होंने अपने पांव जमाए हैं। वे अब संभ्रांत दिखने की कोशिश में हैं। उन्होंने वो पद प्रतिष्ठा कमा ली है अवसर पाकर। अवसर पाने के बाद वही अवसर अब वंचित साथियों को मिले, वही अवसर अब दलित शोषित साथियों को मिले, उसके लिए वे बेजुबान हो जाते हैं, वे मुखर नहीं रह जाते, वे कतराने लगते हैं, बचने लगते हैं। अपने उखड़ जाने का डर कि हम अब स्थापित हो चुके हैं, अब हम स्टैब्लिश हो गए हैं, और हमारी स्थापित होने या पांव जमाए रहने में हमें उखड़ने का डर है। अब हम उखड़ना नहीं चाहते, अब अपने घर परिवार को फिर से उसी दंश, उसी पीड़ा, उसी व्यथा में धकेलना नहीं चाहते। तो कहानी में पंक्तियां आती हैं कि सरकारी अफसर ऐसे कामों से बचने की कोशिश करने लगते हैं जो इसी अवसर को लेकर आगे पद प्रतिष्ठा पर बढ़े होते हैं, इसी समुदाय, इसी वर्ग विशिष्ट से आते हैं। उन्हें डर था कि कहीं इन हादसों की छींटे में वे भी भीग न जाएं। उन्हें दलित होने का भय हर वक्त सालता रहता है।
यानी इस पहचान को जब वे ही खुद दंश से ले रहे हैं, पीड़ा से ले रहे हैं, इस पहचान को जब वे सम्मान से नहीं लेते हैं, खुद ही निरादरित किए हुए हैं अपनी पहचान को, तो फिर दूसरों से कैसी उम्मीद और कैसी अपेक्षा करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बहुत यथार्थपूर्ण ढंग से अपनी इस घुसपैठी कहानी में आरक्षण, सामाजिक नज़रिए के द्वंद्व को और सामाजिक भेदभाव को, और दोनों समुदायों द्वारा, चाहे वह संभ्रांत सवर्ण समुदाय हो या फिर अपना ही दलित समुदाय हो, दोनों के द्वारा जो अनदेखापन है, जो उपेक्षा है, उसको भी उभारने की पूरी कोशिश करते हैं। किस तरह से आरक्षण के माध्यम से सामाजिक रूपांतरण को लक्ष्य में रखा गया था कि समाज बदलेगा, है ना, लोगों के घर परिवार बदलेंगे। सबसे बड़ी घुसपैठ ये जो दिमाग में है ना, ये दिमाग बदलेगा, हमारी मानसिक सोच बदलेगी, हमारी समझ बदलेगी। वह सब कुछ तो हाथ नहीं आया। सच्चाई यह भी है कि जन्म से समाज में तथाकथित ऊंचा दर्जा रखने वाली जातियों के दंभ को, घमंड को ऊंचे शिक्षक संस्थानों में समाज के दलित तबके के विद्यार्थियों को यही दंभ, यही घमंड बार बार बहिष्कार उनका करता है, बार बार उनका अपमान करता है, निरादर करता है। और ये अपमान, बहिष्कार और निरादर नए नए रूप में नई नई समस्या लेकर सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपमान का जीवन जीना पड़े, अपने सपनों को कुचला जाते हुए देखना पड़े, छात्रावास में रहते हुए भेदभाव सहना पड़े और लगातार यंत्रणा की ज़िंदगी जीनी पड़े, मेस में बैठकर खाते हुए भी बार बार अपमान हो, तो रोज़ रोज़ आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी एक ये जाति है कि जाति ही नहीं, रोज़ रोज़ उसी दंश को सहना। वह क्या है जो वह क्या है जो इस जूते में गड़ता है, यह कील कहाँ से रोज़ निकल आती है, इस दुख को रोज़ समझना क्यों पड़ता है। तो ये अंतर्विरोध का दुख है साथियों। ये वही दर्द है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी संकुचित मानसिकता, हमारा समाज और हमारी सोच समझ बदली नहीं है। आज भी जातीय भेदभाव के आधार पर ही चीज़ों को हम देख समझ रहे हैं। यही दुखद है साथियों। इस कहानी के कथानायक राकेश का कहानी में, जब कहानी के अंत में जब हृदय परिवर्तन होता है, तो जो कहानी के आरंभ में दिखाया गया कि राकेश अपने समाज पर आए संकटों से लगातार उदासीन बने रहना चाहता है, बचना चाहता है, हटना चाहता है। सामाजिक कार्यकर्ता जो रमेश चौधरी है, जब उससे समाज को संगठित बनाए रखने के लिए सक्रिय होने की बात करता है, आंदोलन में कूदने की बात करता है ना, तमाम विरोधों को जाकर बताने की बात करता है, योजनाओं के बारे में बात करना चाहता है, तो वह इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर कतराने लगता है कि अब ये मेरा मुद्दा नहीं रहा, अब ये तुम्हारी फाइट है, अब तुम लोग लड़ो, जूझो, मरो। तो वो लगातार कोशिश करता है कि उससे दफ्तर में ही वो मिले, घर ना आए, ताकि उसका आस पड़ोस उसे देखे ना, पहचान ना पाए। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज के छात्र सुभाष सोनकर की हत्या की खबर जब ये राकेश चौधरी सुनता है, जब राकेश इस आत्महत्या की खबर को सुनता है, तब भीतर तक भीग जाता है, तब भीतर तक उस पीड़ा में, उस गहरे दंश में, जातीयता के बोध में डूब जाता है और द्रवित होता है। तब वह सोचने लगता है और अंत में यह निर्णय लेता है कि वह सोनकर की अंतिम यात्रा में न केवल शामिल होगा, बल्कि शामिल ही नहीं होगा, उसे कांधा भी देगा और यह पहचान भी देगा कि वह बच्चा उसी समुदाय और उसी वर्ग विशेष से आता था। आज के लिए मूल संवेदना में यहीं तक। अगली कक्षा में हम कुछ और बिंदुओं को लेकर आएंगे। शुक्रिया।